हेलो एंड वेलकम। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर सेकंड की सीरीज़ में लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर सीपीयू पढ़ा। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर हार्डवेयर का ही एक पार्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की बेसिक साइकिल अगर हम देखें तो उसमें हमारी इनपुट डिवाइस या इनपुट की हम प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद उसे आउटपुट हमें मिलता है। ये कंप्यूटर की साइकिल है। कुछ हम इनपुट देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट हमें मिलता है। तो इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज़ में लेते हैं वो इनपुट डिवाइसेस है। प्रोसेसिंग हमारी जो होती है वो सीपीयू के अंदर होती है और आउटपुट जहाँ हम शो करते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो सीपीयू हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। सीपीयू जो होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसमें एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, तीन मेन कंपोनेंट होते हैं इसके। इसके अलावा सीपीयू के अंदर आपके एसएमपीएस, आपके अलग अलग टाइप के पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, वीजीए पोर्ट, ऑडियो के लिए पोर्ट, ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सारे कंपोनेंट इसमें होते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अभी हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए या डेटा को इंटर करने के लिए काम आती है, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनके एग्ज़ाम्पल अगर हम देखना चाहें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस। ये हम सभी ने देखा है, हर कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और माउस अवेलेबल होते हैं। इनके अलावा ट्रैक बॉल होती है जो कि ड्राइंग के या डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कैड, कैम, इनमें काम आता है ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक होती है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि गेमिंग के लिए, गेम वगैरह खेलने के लिए काम आता है। लाइट पेन होता है, अगर स्क्रीन पे आप कुछ इमेज बनाना चाहते हैं, कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके लिए लाइट पेन यूज़ में लिया जाता है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेस है। स्कैनर से हम जो हमारे हार्ड कॉपी वाले जो डेटा होते हैं, जैसे किसी पेपर पर कुछ लिखा है या कोई बुक है हमारे पास, उनको अगर हम कंप्यूटर में या सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्कैनर को यूज़ में लेते हैं। स्कैनर के कुछ टाइप होते हैं जैसे OCR, MICR, OMR, BCR, ये सारे स्कैनर के टाइप हैं। OCR हमारा होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR आपका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, OMR आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR आपका होता है बारकोड रीडर। इसी तरीके से स्टाइलस जो होता है उसकी हेल्प से हम स्क्रीन पे कुछ लिखना है, कुछ ड्रॉ करना है, वो कर सकते हैं। डिजिटाइजिंग टैबलेट होता है जो कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में काम आता है। इसमें हम इस टैबलेट के ऊपर जो भी ड्रॉ करते हैं या जो भी लिखते हैं वो हमको स्क्रीन पे शो होता है। इसी तरीके से डिजिटल कैमरा होता है, अगर इमेज की फॉर्मेट में हम इनपुट देना चाहते हैं तो डिजिटल कैमरा हम यूज़ में लेते हैं। ऑडियो के फॉर्म में अगर हम हमारा इनपुट देना चाहते हैं तो माइक या माइक्रोफोन हम यूज़ में लेते हैं। इसी तरीके से डिजिटाइज़र होता है जो कि आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड बहुत ही बेसिक डिवाइस है, हमें पता है, हम सभी ने कीबोर्ड को देखा है। इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कीज़ होती है, कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में इस पर टाइप करते हैं हम, तो वो चीज़ें हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो जो भी कमांड हम देना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं, वो हम कीबोर्ड की कीज़ के माध्यम से इजीली इसको हम कर सकते हैं। बेसिकली जो कीबोर्ड होता है ये टाइपराइटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो पुराने टाइम में जो टाइपराइटर आते थे उसी के प्रिंसिपल पर जो है कीबोर्ड डेवलप हुआ है। कीबोर्ड की किसी भी की को जब हम प्रेस करते हैं तो एक सिग्नल जनरेट होता है, या जिसे हम कह सकते हैं बाउंचिंग होती है।
बाउंसिंग का मतलब होता है कि एक सिग्नल जनरेट होना, और सिग्नल किस तरीके का होता है? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो जनरेट होता है, अब उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है ताकि जो की हमने प्रेस की है वो हमको स्क्रीन पे शो हो सके। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एक डिजिटाइज़र भी हम इसमें यूज़ में लेते हैं कीबोर्ड के साथ। अगर हम कीज़ की बात करें तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 कीज़ होती है, और अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करते हैं तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 कीज़ होती है। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड की हम बात कर रहे हैं। एडवांस लेवल के जो कीबोर्ड होते हैं उनमें कीज़ की जो संख्या है वो वेरी करती है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड कीबोर्ड और स्टैंडर्ड ही मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की, 104 की, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 की होती है। इसी तरीके से हमने ये देखा होगा क्वार्टी कीपैड होता है हमारा, QWERTY, क्वार्टी। तो ये एक कीबोर्ड का टाइप है, ये हम मोबाइल में भी देख सकते हैं। क्वार्टी कीपैड हमारे पास मोबाइल में भी अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं कि एक कीबोर्ड के अंदर किस किस टाइप की अवेलेबल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। पूरे कीबोर्ड पर फैली हुई होती है अल्फ़ाबेट की, A से Z तक सारे अल्फ़ाबेट होते हैं। नंबर की 0 से 9 तक नंबर की होती है, 2 बार होती है ये। एक तो अल्फ़ाबेट के ऊपर होती है, दूसरा एक नंबर कीपैड होता है अलग से, वहाँ भी आपकी नंबर की दी हुई होती है। सिंबल कीज़ इसमें होती है, कुछ सिंबल जैसे डॉट, कॉमा, @ इस तरीके के जो सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इनकी कीज़ होती है अलग से। इसके अलावा स्पेस बार की होती है, जो कि एक कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कहलाती है, स्पेस बार की। यदि हम कोई टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं तो उनके बीच में अगर हमें स्पेस देना है तो स्पेस बार की को हम यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा एक इंटर की होती है। इंटर की से हम किसी सेलेक्ट प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, या इंटर की से हम अगर कोई टेक्स्ट इंटर कर रहे हैं तो नई लाइन में जाने के लिए इंटर की को प्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से एरो की होती है, 4 एरो की होती है कीबोर्ड में, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम के लिए। कर्सर को हम लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम में मूव करा सकते हैं। इन एरो की को हम नेविगेशन की भी कहते हैं, क्योंकि हम कर्सर को नेविगेट करवा सकते हैं जिस डायरेक्शन में हम चाहें, इसलिए इन एरो की को नेविगेशन की भी हम कहते हैं। एक आपकी एस्केप की होती है, जो कि आपके कीबोर्ड पर टॉप लेफ़्ट हैंड में होती है। कोई भी जो प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे चल रहा है उससे बाहर निकलने के लिए, या कोई कमांड आपने चूज़ करी है उस कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप की का यूज़ किया जाता है। एक की होती है टैब की, ये भी स्पेस की का ही फंक्शन इसमें होता है, लेकिन स्पेस की से हम एक बार में एक स्पेस दे सकते हैं, जबकि टैब की से एक से ज़्यादा स्पेस हम वन टाइम में दे सकते हैं। तो जैसे कोई पैराग्राफ्स हम लिख रहे हैं तो पैराग्राफ्स के आगे हमें कुछ स्पेस छोड़ना होता है, पैराग्राफ को इंडेंट करना होता है, तो उसके लिए हम टैब की को यूज़ में लेते हैं। या एक से ज़्यादा हमें स्पेस देने होते हैं तब हम टैब की को यूज़ में लेते हैं। या अगर हम किसी टेबल में वर्क कर रहे हैं, जैसे सपोज़ हम एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए टैब की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो की होती है हमारी कॉम्बिनेशन की होती है। कॉम्बिनेशन की 3 टाइप की है, कंट्रोल, अल्टर और शिफ्ट। ये तीनों की कॉम्बिनेशन की कहलाती है, क्योंकि ये तीनों की अकेले कभी भी काम नहीं आती है, ये हमेशा किसी दूसरी की के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ ही काम में ली जाती है, इसलिए इन्हें कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। इनके कॉम्बिनेशंस हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कंट्रोल के कॉम्बिनेशन देखते हैं। कंट्रोल प्लस ए जब हम प्रेस करते हैं तो ए का मतलब होता है ऑल, तो कंट्रोल ए प्रेस करने पर जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है या जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके स्क्रीन पर हैं वो सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल बी प्रेस करने पर जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं उनको हम बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएंगे। कंट्रोल सी हम सभी को पता है कॉपी का शॉर्टकट है। कंट्रोल ई जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसको अगर हम सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ई।
इसी तरीके से कंट्रोल F जो है वो कोई चीज़ फाइंड करने के लिए कंट्रोल F हम प्रेस करते हैं तो एक फाइंड के लिए एक बार ओपन होता है, वहाँ पर जो भी हमको फाइंड करना है वो हम टाइप करके फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन अगर हम यूज़ में लेना चाहते हैं तो कंट्रोल H इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल I प्रेस करने पर टेक्स्ट को हम इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इटैलिक में टेक्स्ट जो है थोड़े से एक एंगल पर टिल्ट हो जाते हैं, झुके हुए हमको दिखाई देते हैं। कंट्रोल J प्रेस करने पर हम हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई ऑप्शन जो है आपका किसी भी पैराग्राफ को दोनों साइड से, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से जो आपकी लाइंस होती है उनको इक्वल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसी तरीके से कंट्रोल के प्रेस करने पर हाइपरलिंक हम इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक वो होता है अगर हमको किसी एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है या किसी एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पर जाना है तो उस दूसरी लोकेशन का एड्रेस हम टेक्स्ट के बीच में डाल देते हैं और कंट्रोल के से हम उसे हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो हाइपरलिंक पर प्रेस करने से हम उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जिस लोकेशन का हमने हाइपरलिंक दिया होता है। इसी तरीके से कंट्रोल N से हम कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल O किसी फाइल को ओपन करने के लिए काम में लिया जाता है शॉर्टकट। कंट्रोल P किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल P। कंट्रोल S से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल U से टेक्स्ट में हम अंडरलाइन ला सकते हैं। कंट्रोल X जैसे कंट्रोल C से हम कॉपी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को। उसी तरीके से कंट्रोल X से हम कट कर सकते हैं। कट करने पर जो भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी ओरिजिनल जगह से मूव हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। और कंट्रोल V करने पर जिस लोकेशन पर जाके हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे वहाँ पर वो चीज़ पेस्ट हो जाती है। तो कंट्रोल V जो है पेस्ट के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसी तरीके से कंट्रोल Z अंडू के लिए और कंट्रोल Y रीडू के लिए। यदि हमने कोई टेक्स्ट लिखा है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको अगर हम बैक करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z से कर सकते हैं और फिर से कंट्रोल Z अंडू करने के बाद फिर से हम उसी स्टेप पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल Y से हम रीडू कर सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की हमने देखी। इसके बाद एल्ट जो था हमारा, एल्ट के साथ F4 जब हम प्रेस करते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को हम बंद कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम कंट्रोल F4 दबाते हैं तो फिर आपका अगला प्रोग्राम ऑफ हो जाता है। इस तरीके से हम कंट्रोल F दबाते हैं अगर हम रहें तो सारे प्रोग्राम ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो भी शट डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डिलीट, इन तीनों की को एक साथ प्रेस करने से वार्म बूटिंग हो जाती है या कंप्यूटर हम कहें रीस्टार्ट हो जाता है। शिफ्ट के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट जब हम प्रेस करते हैं तो कैपिटल लेटर को हम इंसर्ट करवा सकते हैं या किसी की में ऊपर की तरफ जो कैरेक्टर्स दिए होते हैं या स्पेशल सिंबल्स दिए होते हैं उनको इंसर्ट कराने के लिए भी हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ऊपर की पर जो ऊपर की तरफ जो सिंबल बने होते हैं वो इंसर्ट हम करवा सकते हैं। अगली टाइप की जो की होती है वो टॉगल की होती है। टॉगल की जो होती है वो हम ऑन ऑफ के लिए काम में लेते हैं। उनके लिए कीबोर्ड पर लाइट भी बनी होती है, जैसे कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, इंसर्ट की हो गई, ये सारी टॉगल की है। कैप्स लॉक को जब हम ऑन कर देते हैं तो हम कैपिटल लेटर इंसर्ट कर सकते हैं। नम लॉक को ऑन करने पर जो न्यूमेरिक कीपैड होता है हमारा अलग से साइड में जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं वो चालू हो जाता है। अगर हम यहाँ पर नम लॉक ऑन नहीं करते हैं तो जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है हमारा वो एज ए नेविगेशन की तरह काम करता है। इसी तरीके से इंसर्ट की जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है और इसको हम ऑन कर सकते हैं। ये किस काम आती है? किसी भी टेक्स्ट को
ओवरराइट करने के काम आती है। जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इंसर्ट की ऑन करके और उस वहाँ हम कुछ कर्सर ले जाकर लिखना चाहें तो जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है उसी के ऊपर ओवरराइट हो जाता है। इसी तरीके से एक आपकी डिलीट की होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो डिलीट की से कर सकते हैं। डिलीट की प्रेस करने पर वो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाता है और रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर आपको वो ऑब्जेक्ट फिर से चाहिए तो रिसाइकल बिन में जा करके उसे हम रीस्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर डिलीट की को हम शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो जो ऑब्जेक्ट हमने पहले डिलीट की से डिलीट किया था वो रिसाइकल बिन में गया था, लेकिन शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करने पर वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाता है, फिर वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। यानी कि शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को रीस्टोर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट की है हमारी प्रिंट स्क्रीन। अगर हम स्क्रीन को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी स्क्रीन पर जो भी शो हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिंट स्क्रीन एक की होती है हमारी, उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट आ जाता है, फिर हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जाके उसे पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक बैक स्पेस की होती है जो कि जो हमने कुछ लिखा है उसको बैक करने के लिए होती है। कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में हम किसी स्टेप पे चले गए, वहाँ से बैक आने के लिए होती है बैक की। इसी तरीके से एक होम की होती है। होम की क्या करती है, कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में ले आती है। और एक एंड की होती है, एंड की प्रेस करते हैं तो कर्सर लाइन के एंड में आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करने के लिए दो की होती है, पेज अप और पेज डाउन। पेज अप करने से हम टॉप वाले पेज पर चले जाते हैं, पेज डाउन करने पर हम बॉटम वाले पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट की होती है वो फंक्शन की होती है। फंक्शन की टोटल 12 होती है, F1 से लगाकर F12 तक, और हर एक फंक्शन की का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेशल टास्क होता है। जैसे F1 की बात करें हम, F1 की जो है वो हेल्प के लिए होती है। F2 की किसी भी ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए होती है। F3 की सर्च ऑप्शन के लिए होती है। F4 की अभी हमने देखा ऑल्ट के साथ जब हम इसको प्रेस करते हैं तो करंट प्रोग्राम को ये बंद कर देती है। F5 की जो होती है वो रिफ्रेश के लिए होती है। F6 की इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पर जाने के लिए होती है। F7 की ग्रामर और स्पेलिंग चेकिंग के लिए होती है। F8 की जो होती है वो बूटिंग प्रोसेस के लिए या बूटिंग मेन्यू में जाने के लिए होती है। F9 की हमारी जो होती है वो MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसको रिफ्रेश करने के लिए होती है, या फिर MS आउटलुक में अगर हम काम कर रहे हैं तो ईमेल को सेंड करना या रिसीव करना, उसके लिए हम F9 की का यूज़ में ले सकते हैं। F10 की जो होती है वो किसी भी एप्लीकेशन के मेन्यू बार को ओपन करने के लिए होती है। F11 की से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन पर ला सकते हैं। फिर से हम F11 दबाएंगे तो वो फुल स्क्रीन से हट जाएगा, तो F11 से हम फुल स्क्रीन पर ला सकते हैं या फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। F12 की सेव एज ऑप्शन के लिए होती है। तो ये सारी कीज़ कीबोर्ड की हमने अभी डिस्कस करी। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो आपका है माउस। माउस हम सभी ने देखा है, माउस एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को हम मूव कराते हैं, कर्सर हमारी स्क्रीन पर शो होता है, वो कर्सर मूव होता है। तो बेसिकली जो माउस है वो GUI में काम आता है। GUI क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो हम हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे जो भी हम देख रहे हैं वो ग्राफिक्स के शो में हमें दिखाई देता है। तो ग्राफिकल और हम यूज़र हैं, तो ग्राफिकल यूज़र का इंटरफेस जो होता है उसे हम GUI कहते हैं, उसके लिए माउस काम आता है। इसमें दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है, हम सभी ने देखा है। लेफ़्ट बटन जो होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है। सिंगल क्लिक से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और डबल क्लिक से उस ऑब्जेक्ट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कोई फोल्डर है, डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा, हम उसके अंदर चले जाएंगे। कोई फाइल है, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी, सिंगल क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो बेसिकली उसमें हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, तो ये राइट क्लिक के ऑप्शन होते हैं। स्क्रॉल व्हील से हम नेविगेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं स्क्रीन पर कर्सर को। अगर हम बात करें कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंजेलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे
डगलस एंजलबर्ट, इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। माउस से हम कॉपी पेस्ट राइट क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुँचाना। जैसे सिंपल एक स्क्रीन है हमारी, अगर हम स्क्रीन पर उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और कर्सर को मूव कराते हैं और दूसरी लोकेशन पे ले जा करके हम हमारा जो क्लिक है उसको छोड़ देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट उस जगह पे चला जाता है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है जो हम माउस से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम टाइप की बात करते हैं तो माउस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस आजकल काम में नहीं आते हैं। मैकेनिकल का माउस पहले काम में आते थे। उन माउस के नीचे एक रबर की बॉल लगी हुई होती थी जिसके मूवमेंट से आपका कर्सर मूव होता था। ऑप्टिकल माउस अभी जो काम में आ रहे हैं उनमें लेज़र टेक्नोलॉजी पर वे काम करते हैं। हम नीचे देखते हैं तो एक रेड कलर की लाइट हमको दिखाई देती है, उस लाइट के हिसाब से कर्सर हमारा मूव करता है। इसके अलावा माउस को हम वायर्ड या वायरलेस दो टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं। वायर वाला जो माउस होता है वो कंप्यूटर को माउस से कनेक्ट करने के लिए वायर काम में लिया जाता है। वायरलेस माउस में बिना वायर के हम माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से हम उसे कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से माउस हमारा वायर्ड और वायरलेस टाइप का हो गया। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। यहाँ नीचे जो इमेज बनी हुई है ये एक ट्रैक बॉल यहाँ पर दिखाया है। एक ऐसा बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक बॉल बनी हुई होती है। ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और बेसिकली जो डिज़ाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर है कैड और कैम, इनमें इसका उपयोग होता है। कैड आपका क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर होते हैं, और कैम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इस तरीके से एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक स्टिक लगी हुई होती है, स्टिक के ऊपर एक बॉल होती है। जैसे हमारा जो 4 व्हीलर में जो गियर होता है उस तरीके का होता है जॉयस्टिक। ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और ये केवल गेम खेलने के लिए ही काम आती है जॉयस्टिक। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो है लाइट पेन। लाइट पेन एक पेन की तरह का एक डिवाइस होता है, ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। उस पेन से हम स्क्रीन पर जब कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है आपकी डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट को हम पेन टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं। ये एक स्लेट की तरह एक टैबलेट होता है जिसपे कि कुछ पॉइंट्स बने हुए होते हैं और साथ में एक पेन होता है। उस पेन से हम उस जो हमारा डिजिटाइजिंग टैबलेट है उस पर हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो हमारा स्क्रीन पर शो होता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो स्कैनर है। स्कैनर में हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सभी को पता है। नेक्स्ट जो है हमारा OCR, ये भी एक तरीके का स्कैनर ही है। ये लेज़र टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसको हम बोलते हैं, मतलब जो कैरेक्टर आपके लिखे हुए हैं हैंड रिटन कैरेक्टर या प्रिंटेड कैरेक्टर, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है किस टेक्नोलॉजी से, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से, इसलिए हम इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। इसी तरीके से MICR होता है, ये भी कैरेक्टर रिकॉग्निशन का हार्डवेयर है। कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कैरेक्टर यानी जो हमने लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो न्यूमेरिक डिजिट्स हैं उनको पहचानना, कैरेक्टर को पहचानना, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ऑप्टिकल तरीके से पहचान रहे थे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR हो गया। अगर कोई कैरेक्टर मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए हैं उनको पहचानने के लिए MICR काम में आता है, जो कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। जैसे जो आपके बैंक के चेक होते हैं उस पर जो नंबर लिखे होते हैं चेक के, वो चेक के नंबर मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, तो उसी से वेरीफाई होता है कि जो चेक है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो इन चेक की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए MICR जो आपका हार्डवेयर है या इनपुट डिवाइस है उसको काम में लिया जाता है। इसी तरीके से एक आपका होता है OMR। ये हम सभी को पता है, हम एग्ज़ाम देते हैं तो OMR शीट को हम फिल करते हैं। OMR शीट में हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं, जो भी हमारा आंसर होता है उसको मार्क करते हैं। तो OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर।
जो मार्क किया हुआ है उसको रीड करने का काम करता है ये। और किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी तरीके से अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है आपकी BCR, बार कोड रीडर। ये भी एक तरीके का कोड को रीड करने का एक डिवाइस है और ये स्पेशली बार कोड के लिए होता है। बार कोड क्या होते हैं? जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, अगर हम देखें हमारे घर पर भी कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हों, साबुन हो या कोई भी चीज़ हो घर में काम में आने वाली, उसके बैक साइड में जब हम देखेंगे तो कुछ लाइनें बनी हुई होती है उसमें ब्लैक कलर की, वो बार कोड होते हैं। बार कोड जो होता है वो 13 डिजिट का होता है और बार कोड के अंदर प्रोडक्ट की और कंपनी की पूरी डिटेल होती है। तो बिलिंग बनाते समय बार कोड को स्कैन किया जाता है, वहाँ पर जो हमारा है बार कोड रीडर BCR काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो माइक्रोफोन या माइक है, ये ऑडियो इनपुट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा, जो इमेज को इनपुट करने के काम आता है। नेक्स्ट है स्टाइलस। स्टाइलस भी एक तरीके का पेन होता है जो कि टच स्क्रीन के लिए होता है। नेक्स्ट है गेम पैड, ये गेम खेलने के लिए होता है। डिजिटाइज़र, ये हमने पहले डिस्कस किया, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटाइज़र का यूज़ में लिया जाता है, जैसे कीबोर्ड में भी हम डिजिटाइज़र यूज़ में ले रहे थे। नेक्स्ट और लास्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस में जो है हमारे थंब या रेटिना, इनके इनपुट जब हमको देने होते हैं तो हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस के थ्रू इनपुट दे सकते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सारे हमने डिस्कस किए इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।